हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉरेंस कोहलवर्ग का सिद्धांत। जो इनका सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, ये सभी शिक्षक भर्ती की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सीडीपी का टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, चाहे आपका टेट हो या सी टेट हो। कोई भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में हम लोग लॉरेंस कोहलवर्ग का सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद इनसे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहले कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक क्वेश्चन नहीं कर सकते हम लोग। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, लॉरेंस कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जो लॉरेंस कोहलवर्ग है ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इनका जो सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत है, जिसे नैतिक अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, चाहे नैतिक विकास का सिद्धांत कहा जाए या नैतिक अवस्था का सिद्धांत कहा, ये दोनों एक ही बात है। ओके, आगे देखिए आप लोग, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। बीएफ स्किनर ने, लॉरेंस कोहलवर्ग ने, लियो वाइगोस्की ने, अल्बर्ट बंडूरा ने। तो जब आप लोग पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोगों को, तब इसका क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे देंगे। अभी जैसे नैतिक विकास का सिद्धांत मैंने बताया, तो आप लोग इसी से समझ जाना कि ये लॉरेंस कोहलवर्ग का सिद्धांत है। ओके, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए आगे आप लोग, पहले कंसेप्ट देखिए। ओके, लॉरेंस कोहलवर्ग ने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 ईस्वी में दिया। इसके बाद इसमें 1981 व 1984 में संशोधन किया, यानी 1967 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया, नैतिक विकास के सिद्धांत। उसके बाद जो लॉरेंस कोहलवर्ग हैं इन्होंने 1981 और 1984 में इसमें संशोधन भी किया। ओके, नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, ऐसा लॉरेंस कोहलवर्ग का मानना है, बल्कि इसमें सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। जैसे समाज के द्वारा, आस पड़ोस, विद्यालय, इन जगहों से नैतिक जो व्यवहार है वो अर्जित किया जाता है, ऐसा जो लॉरेंस कोहलवर्ग हैं वो कहते हैं। ओके, लॉरेंस कोहलवर्ग 1927 से 1987 के नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं और 6 चरण बताए हैं। उस उनमें पाया कि ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, इनको जो सिद्धांत यानी 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी? पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था। इनकी जो एज है, जो पूर्व परंपरागत अवस्था की एज है 4 से 10 वर्ष की आयु मानी जाती है, और जो परंपरागत अवस्था है उसे 10 से 13 वर्ष मानी जाती है, और उत्तर परंपरा 13 से जो अधिक आयु के होते हैं उनकी मानी जाती है उत्तर परंपरागत अवस्था। ओके, ये इनकी 3 अवस्थाएं आप लोग जरूर ध्यान रख, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसकी ले सकते हैं। अब इसमें चरण भी हैं। अब देखिए, लॉरेंस कोहलवर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलवर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार यानी इंटरव्यू कर प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण हैं, 3 अवस्थाएं हैं और 6 चरण हैं, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं से सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण होते हैं। अब नैतिक विकास का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये जानिए। नैतिक व्यवहार यानी जन्मजात नहीं होता, बल्कि अर्जित किया जाता है। जैसे कि इस समाज परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। जैसे अपने जो बच्चा होता है पहले अपने परिवार से सीखता है, उसके बाद जब बाहर घर के निकलता है तो जो
आस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे सीखता, उसके बाद वो विद्यालय जाना स्टार्ट करता, फिर विद्यालय में सीखता, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ता रहता है। ओके, आगे देखें। सर्वप्रथम बालक का औपचारिक रूप से अपने आस पास पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, जब बालक जन्म लेता है तो वह ना तो नैतिक होता और ना ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा व बुरा का आचरण समाज से सीखता है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है उसे जैसे माहौल में ढाल दोगे आप लोग वैसे ही सीख जाएगा। यदि आप लोग चाहो तो उसे गुंडा भी बना सकते हो और चाहो तो अच्छा व्यक्ति भी बना सकते हो। ओके, पूर्व नैतिक स्तर या परंपरागत अवस्था, इसकी जो आयु होती है 4 से 10 वर्ष मानी जाती है। ये पहली अवस्था है। ये बाल्यावस्था के रूप में भी जाना जाता है। इसकी 2 अवस्थाएं हैं, एक आज्ञा एवं दंड की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। एक आज्ञा और दंड की अवस्था, यह कम आयु व परिपक्वता होने के कारण बच्चा डरता है काम किया जाए या ना किया जाए। ऐसा बच्चा सोचता है यदि काम अच्छा होगा तो शाबाशी मिलेगी, यदि काम बिगड़ जाएगा तो दंड से बचने के लिए वो झूठ भी बोल देता है, यानी कि दंड भी मिलेगा यदि काम गलत हो जाएगा। ओके, ये पहला चरण हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, परिवार के सदस्य बच्चे को कार्य करने का आदेश देते हैं, उस कार्य को ना किया जाए तो बच्चे को दंडित भी करते हैं। अहंकार की अवस्था देखिए, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होता है। यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह झूठ भी बोल देता है, जैसे कि भूख लगने पर चुरा कर खा लेना। तो ये प्रक्रिया अहंकार की अवस्था में आएगी कि वो मांगेगा नहीं, वो चुरा के खा लेगा, क्योंकि यदि उसकी भूख मिट रही तो चुरा के भी अपने घर में खाना खा लेता है। ओके, नेक्स्ट अवस्था देखिए, परंपरागत नैतिक स्तर की अवस्था। इसकी जो आयु है 10 से 13 वर्ष। इस 2 उप स्तर में विभाजित किया जाए। इसके 2 चरण हैं। एक प्रशंसा की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा के लिए करता है, यानी कि यदि हम कार्य अच्छा करेंगे तो दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, यानी शाबाशी देंगे। दूसरे और समाज के सदस्य बच्चे से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। इस अवस्था में बच्चे उन्हें व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं। इसके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। यानी जो बच्चा है प्रशंसा के लिए और अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि यदि मैं जितना भी अच्छा करूँगी कार्य या करूँगा तो मुझे समाज के द्वारा प्रशंसा मिलेगी। अब देखिए इसमें किस प्रकार से एक तो हो गया, क्या हो गया, प्रशंसा की अवस्था। अब सेकंड बी नंबर देखिए, सामाजिक एवं व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। नैतिक विकास की उप अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोहल वर्ग के अनुसार समाज के ज्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाता है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले समाज को केवल इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि उसकी प्रशंसा करता है, ऐसा लॉरेंस कोहलवर्ग का मानना है। वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। ओके, अब तीसरी अवस्था देखिए, 2 अवस्थाएं हो गई, अब ये थर्ड अवस्था है, उत्तर परंपरागत की अवस्था। समाज के साथ संबंध, यानी जो बालक होता है उसका समाज के संग कैसा संबंध होता है। कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे।
इसीलिए वो अच्छा कार्य करता है। सार्वभौमिक संबंध, ये क्या समाज के साथ संबंध है? सार्वभौमिक। इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाने लगता है, क्योंकि उसकी जो आयु हो गई है 13 वर्ष से ऊपर है। वह यह सोचता है कि समाज में क्या अच्छा है और क्या खराब, वह ऐसा वो सोचने लगता है। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है। वो सोचता है कि ये मेरे लिए अच्छा है और ये खराब है। ओके, अब देखिए नैतिक दुविधा यानी मोरल डिलेमिया। इस अवस्था ऐसी स्थिति जहां मुश्किल है कोई निर्णय लेना, जैसे आपको 3 में से 1 को चुनना को कहा जाए, जैसे 1 लाख रुपये, परिवार, प्रेमी या प्रेमिका। अब आप लोग बताइए, दुविधा है कि इसमें से मैं क्या चुनूं। तीनों उसके लिए इम्पोर्टेंट है, पैसा भी जरूरी है, परिवार भी जरूरी है, प्रेमिका भी जरूरी है। तो इसीलिए वो दुविधा, तीनों में से एक को चुनने में उसको दुविधा, यही नैतिक दुविधा कहलाती है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ सकता है। ओके, अब नैतिक दुविधा और नैतिक तड़कना में अंतर देखिए आप लोग। नैतिक दुविधा यानी मोरल डिलेमिया, सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में दुविधा को नैतिक दुविधा कहा जाता है। और नैतिक तर्क, सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया नैतिक तर्कणा कहा जाता है। ओके, इसमें क्या होता है देखिए, नैतिक दुविधा में जिससे एक हिंज नाम का व्यक्ति होता है, उसकी जो मैडम होती बहुत बीमार होती है। अब उसके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन उसे पैसे की बहुत, यदि वो चोर, तो वो सोचता है कि मैं चोरी करूं, लेकिन वो सोचता है अगर मैं चोरी करूंगा तो जेल हो जाएगी मुझे, और चोरी नहीं करूंगा तो उसकी जो मैडम है वो मर जाएगी। इसीलिए वो नैतिक दुविधा में पड़ा रहता है, कोई भी वो निर्णय नहीं ले पाता है। ओके, अब देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों को जरूरत को पूरा नहीं कर रहे तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहल वर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है? उत्तर पारंपरिक नैतिक अवस्था, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, विषम नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता। तो आप लोग अपने अपने कमेंट करके बताइए कि वो किस अवस्था में आता है लॉरेंस कोहल वर्ग की। तो उत्तर पारंपरिक नैतिकता की अवस्था, यानी इसका ए राइट आंसर है। ओके, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली जो वीडियो है वो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक किशोर विचार करता है, यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास की किस स्तर को दर्शाती है? जैसे कि मैं हिंज वाली कहानी अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ। सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण अभिमुखता, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, अच्छी लड़की अच्छा लड़का, कि तुम अच्छी हो अच्छे हो तुम ऐसा काम नहीं कर सकते अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो आप लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मित्रों, यानी 4th इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिक का विचार कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। यानी कोई बोले तुम अच्छी लड़की हो अच्छे लड़के हो तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। ओके, तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी 4th इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोहल
वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग के समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। यानी कैसा, किस रूप में ये योगदान है, आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों, यानी 2 इसका राइट आंसर है। ओके, ये आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। लॉरेंस कोहल वर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? ये पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते हैं। ये नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देखकर शोध किया। उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों, डी इसका राइट आंसर है, 3rd इसका राइट आंसर है। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक, यानी काल्पनिक एक बताया की स्थिति को देखकर शोध किया जा सकता है, यानी 3rd इसका राइट आंसर है। ओके, ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।